Hello everyone. Today I'm going to start next topic is complexation. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेशन स्टार्ट किया था और उसका क्लासिफिकेशन में जो उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो कल डिस्कस किया है. तो वो था इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस. सेकंड वन इज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्ड वन इज इंक्लूजन्स. तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया. तो आज जस्ट एक ठीक है, कल हम लोगों ने ये मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए थे जिसमें हमने इनऑर्गेनिक और चिलेट्स टाइप को डिस्कस किया. नेक्स्ट जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें हमने EDTA और मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमने बात की थी वो बात की थी हमने कोबाल्ट और अमोनियम कंपाउंड की, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होता है, देन व्हाट आर लिगेंड्स, व्हाट आर चिलेट्स. तो ये हमने पूरा हुआ हम लोग का. तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा और इसको आपको इलैबोरेट करके और बता देती हूँ कि हम और कैसे इसको देख सकते हैं या और कैसे उसको कंपाउंड्स को और इलैबोरेट कर सकते हैं और कौन कौन से पोस्टुलेट उस पर लगते हैं. तो जैसे कल हम लोग मेटल आयन की बात कर रहे थे, जो हमारा मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट था हमारा इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस. तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कोबाल्ट वाला, है ना, कोबाल्ट और क्लोराइड, और उसके साथ था हमारा अमोनिया और ये था एक क्लोराइड यहाँ पर. तो ये जो स्फेयर है ये कंपाउंड है पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ठीक है, दैट्स द कंपाउंड नेम. तो इस कंपाउंड को हम लेते हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है. तो अब ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट कोबाल्ट इज नोन एज सेंट्रल एटम, या सेंट्रल आयन है हमारा, सेंट्रल एटम है. उसके बाद ये जो स्फेयर के जो मतलब ये हमारा सेंटर में स्फेयर है, ये जो उसका सेंटर के बाहर वाला जो स्फेयर है ये दैट आर नोन एज लिगेंड्स. ठीक है, और ये जो आउटर स्फेयर में हमारा क्लोराइड है दैट इज नोन एज आयनाइजेशन स्फेयर, आयनाइजेशन स्फेयर. और ये जो कंबाइंड हमारा एक ये यहां तक जो है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फेयर. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम ऐसे बात करेंगे कि सेंट्रल एटम, लिगेंड्स. तो ये हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर हम इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स की या मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट लिगेंड्स आर अटैच विथ वन एटम, और वो वन एटम इज मेटल. तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर नोन एज मेटल कॉम्प्लेक्सेस. तो इसमें अगर मैं बोलती हूँ आयनाइजेशन स्फेयर, तो दैट मीन्स दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और अगर वो लिगेंड है तो वो सेंट्रल लेयर है. और अगर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है वो हमारा सेंट्रल स्फेयर और जो मिडल स्फेयर है उन दोनों को मिला के हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर बनता है. तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर. तो इसमें ये दोनों कंपाउंड हमारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं. तो इसको एक्सप्लेन किया था रेगनर ने, WER, according to Regner postulate. तो फर्स्ट postulate था there are two type of valencies. Number one is primary and second one is secondary. So that primary is known as ionic and secondary is known as coordinate. ठीक है, as per Werner. Then second is same type of anion, same type of anions,
radicals or molecules may be held by either or either both type of valencies. ठीक है, अब may be ionic or may be coordinate. Then third postulate is for each central atom or ion there is a fixed number जिसको हम coordination number बोलते हैं. There is a fixed number that is known as coordination number of non-ionic valencies. So the coordinated atom or group occupy the first sphere. ठीक है, first sphere or coordination sphere, that is known as first sphere or coordination sphere. Then other atoms are said to be the secondary or ionization sphere. Other is known as secondary और ionization sphere. तो that means कि ये हमारा जो है primary या first sphere है और ये हमारा secondary sphere है. तो इसमें अगर मैं इस complex की बात करूं तो इस complex में ये हमारा coordination sphere है यानी कि हमारा first sphere है और ये हमारा second sphere है यानी कि ये हमारा ionization sphere है. और अगर in case of that molecule की ये इसी को क्यों सेलेक्ट किया गया एज इसको हम कैसे कह रहे हैं कि ये हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है या इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो तो इन ये जो हमारा कंपाउंड है विथ कोबाल्ट दैट फॉर्म्स दैट आयनाइज इनटू, जो कंपाउंड है वो हमारा आयनाइज होगा cobalt chloride NH3 in solution. This compound is ionized into ठीक है, ये ऐसे आयनाइज होगा ये कंपाउंड. ओके, तो the chloride ion in this coordinated sphere cannot be precipitated by silver nitrate. Okay, so that chloride ions in coordinate sphere यानी कि ये जो हमारा coordinate sphere है इसके अगर आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट अगर हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो that chloride ion will not be participated with silver nitrate. तो ये क्योंकि ये coordination sphere में है ये, that chloride ion will not be participated या will not be precipitated by the silver nitrate. जो precipitate करेंगे वो सिर्फ यही वाले chloride ion जो है वो precipitate करेंगे. तो groups such as chloride, ammonia, NH3 in coordination sphere are called ligands. ठीक है, तो these groups are called ligands. ये जो है Cl है, यहाँ पे ये वजह Cl है ये लिगेंड नहीं है, बट अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है तो दैट ग्रुप इज नोन एज लिगेंड्स. तो यहाँ पे हमारा NH3 और ये जो Cl है दैट इज नोन एज लिगेंड्स. दे ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम. तो ये जो है दे ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम. तो that means कि donate electron यानी sharing of charges whether positive or negative. Then the type of bonding between the type of bonding between this metal or in these ligands may be electrostatic or may be covalent. That may be electrostatic or may be covalent. तो ये इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है कंपाउंड को, और ये हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है कि हम क्यों इस कंपाउंड को सिलेक्ट कर रहे हैं और कैसे इसको ये वर्क करता है. देन अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की. जो अभी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम जो बोल रहे थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज द उस जो हमारा बीच में सेंट्रल एटम है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट है. तो इस कोबाल्ट के साथ में कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं.
तो हमारे इस कोबाल्ट के साथ में अगर हम बोले तो इस कोबाल्ट के साथ में 1 3 इसके साथ में हमारे 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं। ठीक, there are 6 ligand attached with this central atom। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोबाल्ट है, that cobalt is having 6 नंबर ऑफ, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो है 6। ठीक है, अब हम ये एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा अबाउट मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और जिसमें हमने मेन एम्फेसिस दिया था इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चिलेट्स का। तो चिलेट्स में हमने एग्जाम्पल दिया था EDTA। तो EDTA का स्ट्रक्चर EDTA किस टाइप का, यहाँ पे जो हमारा चिलेट था वो था हेक्साडेंटेट। EDTA इज अ एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट। EDTA। अब हम बात करते हैं EDTA के स्ट्रक्चर की। तो इसमें NCH2 CH2N CH2COOH 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 CH2COOH। ठीक है, दैट इज EDTA। तो ये हमारा EDTA का फॉर्मूला है। तो that is the best example for chelates। Now comes to next category। जो हमारा नेक्स्ट था उसमें वो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम बात करें तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज, अभी तक हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में नंबर 1 है क्विन हाइड्रोन टाइप। ठीक है, क्विन हाइड्रोन टाइप में मेनली जो हमारे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हाइड्रोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, these are the examples of this category। तो in this type of complexes is obtained by mixing of alcoholic solution of equimolar quantities, equimolecular quantities of benzoquinone and हाइड्रोक्विनोन्स। ठीक है, तो ये these comes under this quinone type complexes। तो the complexes settle as in
green crystals. These complexes settle as a green crystals, and these complexes can dissociate into individual components in aqueous solution when gets saturated. So therefore the quinhydrone, therefore that quinhydrone complex is used as a electrode, in pH determination. ठीक है, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, दैट ये जो हमारा क्विनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्सेस इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड इन पीएच डिटर्मिनेशन. तो ये हमारा इसका एक एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्सेस का. तो अब मैं ये दोनों का जो ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये है हमारा स्ट्रक्चर है. हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर, that hydroquinone is electron rich compound. Hydroquinone, ठीक है, it is electron rich compound. Then and benzoquinone, benzoquinone is इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इनके बीच में ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हो रहा है, दैट इज ओवरलैपिंग, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दैट इज पाई क्लाउड बॉन्डिंग. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हो रहा है. तो इन दिस द ओवरलैप ऑफ द पाई फ्रेम वर्क, that pi frame work of molecule and the hydrogen bonding stabilize the association, and the hydrogen bonding stabilize the association. तो यहाँ पे हमारे जो है पाई ओवरलैपिंग ऑफ पाई फ्रेमिंग है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उस पर्टिकुलर इन दोनों के एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग या स्टेबलाइज करता है. ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स में. फर्स्ट एग्जाम्पल इज quinhydrone, and then second example is अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी आती है. अभी तक क्विनहाइड्रोन कैटेगरी हमारा कैटेगरी थी. सेकंड कैटेगरी इज पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस. पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड सेम में माइट भी कॉम्प्लेक्सेस या फॉर्म किए भी होंगे. तो पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस that in picric acid complexes क्या यूज किया जाता है? ब्यूटेसिन पिक्रेट है ना. ब्यूटेसिन पिक्रेट इज यूज्ड as 1% ointment for burns. ठीक है, बर्न्स में इसको 1% ऑइंटमेंट जो है यूज किया जाता है, एंड पेनफुल स्किन एब्रेशंस में यूज किया जाता है. इन दिस कॉम्प्लेक्स द एंटीसेप्टिक एक्टिविटी ऑफ पिक्रिक एसिड इज कंबाइंड विद द एनेस्थेटिक एक्टिविटी ऑफ ब्यूटेसिन. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, एक पिक्रिक एसिड और ब्यूटेसिन, ये दोनों को कॉम्प्लेक्सेस को दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया गया है. तो इस कॉम्प्लेक्स में हमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी मिल रही है. दैट कॉम्प्लेक्स इज हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी as well as anti-inflammatory anesthetic property, as well as anesthetic property for skin abrasions or in burns. ठीक है, तो that means कि इसको हम अपनी थेरेपेटिक एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए या अपने फॉर्मुलेशन को एनहांस करने के लिए भी हम इन कॉम्प्लेक्सेस को यूज कर रहे हैं. देन
this picric acid being a strong acid of organic molecular complexes with weak bases. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस हम फॉर्म करते हैं, स्पेशली ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये 2:1 के रेशियो में कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है. 2:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्यूटेसिन पिक्रेट. ब्यूटेसिन पिक्रेट का फॉर्मूला है, आप लोग को ये फॉर्मूला एग्जाम में जो भी आपको क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे देंगे, यू हैव टू इलेबोरेट विथ वन एग्जाम्पल. तो आपको वहां पे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा. तो ओ C4H9. ये फॉर्मूला है हमारा ब्यूटेसिन पिक्रेट का. तो पिक्रिक एसिड इज नोन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मेनी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स. ठीक है, तो डिफरेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट्स के साथ भी पिक्रिक एसिड को यूज किया जाता है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्सेस. तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया है. पहला था क्यूनहाइड्रोन एग्जाम्पल. क्यूनहाइड्रोन में हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे 2 कंपाउंड हम यूज कर रहे थे. तो उसके बाद फिर नेक्स्ट था हमारा पिक्रिक एसिड. इसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, वो है कैफीन. कैफीन एंड other drug complexes. ठीक है, next example is caffeine. So number of acidic drugs are known to be complexes with caffeine. Mostly acidic drugs are combined with caffeine to enhance the therapeutic activity or to enhance the activity of that particular drug. तो यहाँ पे कैफीन और उसके अलावा मिथाइल ज़ैंथीन भी यूज करते हैं. मिथाइल xanthines and caffeines are particularly used for acidic drugs to form complexes. Some there are many examples with complexation with caffeine, और स्पेशली यहाँ पे हम यूज करते हैं सल्फोनामाइड्स और बार्बिचुरेट्स. स्पेशली कैफीन के साथ जो एग्जाम्पल है मार्केट में जो अवेलेबल भी हैं, तो वो है सल्फोनामाइड्स एंड बार्बिचुरेट्स. and drugs such as benzocaine. मैं यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा ड्रग के एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको ड्रग एग्जाम्पल से ही आपको इनको कॉम्प्लेक्सेस को इलैबोरेट करना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. तो ड्रग्स सच एज बेंजोकेन, procaine and tetracaine that forms complexes with caffeine. ठीक है, ये कैफीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, that form complexes with caffeine, and the mechanism of interaction that induce the dipole type.
ठीक है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो डाइपोल डाइपोल टाइप जो है इंटरेक्शन वो इन्वॉल्व है। तो अब मैं आपका यहाँ पे हम बात करते हैं कैफीन के स्ट्रक्चर की। तो कैफीन स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन, देन ये CH3 CH3, ओके। तो ये हो गया हमारा कैफीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें इसका इलैबोरेशन मैं आपको बता दूं कि कैफीन के साथ ये इंटरेक्शन होता क्यों है। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी। तो लेट्स इस पे हम नंबरिंग करते हैं पहले। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये है 9। ठीक है, ये है हमारा कैफीन का स्ट्रक्चर। ओके, ये है कैफीन। तो ये कैफीन के स्ट्रक्चर को मैं इलैबोरेट इसलिए ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ये इलैबोरेट करना है कि इसके साथ ऐसा क्या है कैफीन में कि इसके साथ इतने सारे जो हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि दैट बेंजोकेन, प्रोकेन एंड टेट्राकेन, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कैफीन का, और इधर स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग बेंजोकेन का। ठीक है, क्योंकि जस्ट एक स्केलेटन इनका न्यूक्लियस सेम रहेगा, सिर्फ ये टेट्राकेन और प्रोकेन में जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, अदरवाइज सेम रहेगा। तो अगर हमें एक ड्रग का हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये बेंजोकेन, C ट्रिपल बॉन्ड O एंड CH2 CH3। ठीक है, वेल अब बात करते हैं कि कैसे बॉन्ड वर्क करता है। इन दिस कैफीन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एट वन पोजीशन दैट बिकम्स दैट वन पोजीशन, ठीक है, ये हमारी वन पोजीशन थी, बिकम मोर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफिलिक और एसिडिक because of owing to the withdrawal of electron by oxygen at position 2 and 6। ठीक है, इसके दोनों साइड पे यहाँ पे ये हमारे है, तो जिसकी वजह से ये दैट शुड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक। सो दिस पॉजिटिव सेंटर ऑफ नाइट्रोजन ऑफर्स अ साइट फॉर कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, ये जो कंपाउंड है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन का, ये यहाँ पे आके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। दैट मीन्स कि ये जो हमारी पोजीशन है, ये पोजीशन यहाँ पर आकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। तो ये जो हमारी जो साइट है, दैट इज दिस साइट इज वेरी प्रोन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो इन बेंजोकेन मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको बताया, इन बेंजोकेन मॉलिक्यूल that this carbonyl molecule that is O2 act as a nucleophile, यानी कि ये हमारा अगर एसिडिक है, ये इधर एसिडिक है, तो ये यहाँ पे हमारा बेसिक है, that is strongly nucleophilic in nature, और यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारी परफेक्ट बॉन्डिंग साइट बनती है। सो द कॉम्प्लेक्सेशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंड्यूस्ड
डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन बिटवीन दिस कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ बेंजोकेन, ठीक है, बिटवीन दिस कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ बेंजोकेन एंड द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन ऑफ कैफीन। तो अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास परफेक्ट बाइंडिंग साइट है और इसके पास ही परफेक्ट बाइंडिंग साइट है, तो ये कॉम्प्लेक्सेशन काफी अच्छा फॉर्म होता है। तो अब इसमें कार्बोनिल सिर्फ ये हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे, तो प्रोकेन और टेट्राकेन सिर्फ वहां पे चेंज हो जाएगा। तो जस्ट इतना ही डिफरेंस है। अगर आप बेंजोकेन है, प्रोकेन है, टेट्राकेन है, तो उनकी बॉन्डिंग जो है वो पूरी कैफीन के साथ में कॉम्प्लेक्स जो है वो काफी अच्छा फॉर्म होता है। तो ये हमारा कैटेगरी थी, थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज फोर्थ क्लासिफिकेशन इज पॉलीमर टाइप। पॉलीमर टाइप, ठीक है, ये है हमारा पॉलीमर टाइप। तो in pharmaceutical field that additives such as PEG है ना, CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल्स, तो ये these are the few example for कॉम्प्लेक्सेशन। तो पॉलीमर में स्पेशली बात करते हैं हम कार्बोवैक्स। कार्बोवैक्सेस आर द कॉम्प्लेक्सेस। कार्बोवैक्सेस कार्बोवैक्सेस, then pluronics, these are the polymers that are used in pharmaceutical, used as a pharmaceutical additives, और these polymers contain nucleophilic oxygen, जिससे ये बॉन्डिंग काफी अच्छी करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल PEG एंड CMC बोथ आर हैविंग न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन, तो ये किसी भी कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बहुत अच्छे से फॉर्म करते हैं। देन ड्रग कौन कौन से हैं, जैसे कि टैनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और फिनॉल्स, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्सेशन। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी मतलब कि फर्स्ट है हमारे मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड वन इज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमारी अभी कॉम्प्लेक्सेस की दो कैटेगरी हुई है। अब थर्ड कैटेगरी है हमारी इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।